हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेप्रोसी के बारे में, जिसका दूसरा नाम हैंसन डिजीज़ भी है। यानी कि हम लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? एक क्रोनिक डिसेबलिंग डिजीज़ है। मतलब इसमें जो पर्सन है वो डिसेबल होना शुरू हो जाता है, वो अपने काम खुद से नहीं कर पाता, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। यानी कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? दैट इज़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। मेनली ये अफेक्ट करती है हमारी स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, जो हमारी नेजल म्यूकोजा होती है उसको, और जो हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं दूसरे पार्ट के, तो ये क्या है? उनको अफेक्ट करना भी शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हम इसको बात करें कि इसको हम करेक्टरसाइज कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, तो इसमें क्या होता है? नोड्यूल्स और मैक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो बन जाती है, और वो क्या होते हैं? धीरे धीरे ना इनलार्ज और स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा? जैसे कि ये आपका हैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई नोड्यूल दिख गया या कोई मैक्यूल दिख गया, ठीक है, इसमें पस वगैरह की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये अपने साइज़ को ग्रो करता रहेगा और फैलता भी रहेगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे क्या है, ये अपने साइज़ को भी बढ़ाता चलता है और फैलता चलता है। उसी के साथ साथ जहाँ पे भी ये मैक्यूल्स या फिर नोड्यूल्स बनेंगे, वहाँ पे आपकी जो सेंसेशन होती है, जो भी हमें चीज़ें फील होती हैं, हमें सेंसेशन होना बंद हो जाती हैं, और इवेंचुअली पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं उनकी वास्टिंग देखने को मिलती है। हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है थिन होनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ भी जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, दो टाइप का होता है ये, पैसिबैसिलरी जिसको हम पीबी के नाम से जानते हैं, और मल्टीबैसिलरी एमबी। ठीक है, पैसिबैसिलरी में क्या होता है? फ्यूअर बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि कम बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसमें स्किन लीजन्स जो है वो लेस देन 5 या फिर इक्वल टू 5 स्किन लीजन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और जब हम स्किन का स्मीयर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आएगा, और हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टीबैसिलरी की, एनबी की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, मोर देन 5 स्किन लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव रहेगा, जब हम स्किन स्मीयर का टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो है ये पॉजिटिव दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है होस्ट की, वो भी हमें जो है लो देखने को मिलती है। उसके बाद एक और दूसरी क्लासिफिकेशन भी है इसकी, जोपलिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसकी 5 क्लासिफिकेशंस हैं। पहली आती है ट्यूबरक्लोइड, ठीक है, जिसको हम टीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी में क्या होता है? बहुत थोड़े स्किन पैचेस होंगे, ठीक है, फ्यू स्किन पैचेस जो है वो होंगे, और इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी, जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं। ये जो है टीटी और बीबी के बीच में रहता है। अब टीटी हमें पता है क्या है, ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी, और बीबी क्या होगा? हमारा मिड बॉर्डर लाइन। ठीक है, मिड बॉर्डर लाइन में क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा और मॉडरेट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब बीटी में क्या है कि स्किन पैचेस थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे, इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहेगी, बिकॉज पेशेंट अब अनस्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, और थोड़े थोड़े सिम्टम्स, यानी कि जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, पेशेंट थोड़ा बहुत अनस्टेबल रहेगा और स्किन पैचेस जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, स्किन पैचेस रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है आपका? ये इसकी क्या है? इनके मिड की स्टेज है। ठीक है, पहले ये, फिर ये, और उसके बाद मिड बॉर्डर लाइन। ठीक है, मिड बॉर्डर लाइन के बाद हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, यानी कि BL। ये क्या होती है? क्लोजर होती है LL के, यानी कि बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस अगर किसी को है तो उसके बाद उसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो है वो देखने को मिलेगी, और इसमें इम्यूनिटी जो है वो पेशेंट की बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उसके बाद लास्ट और फिफ्थ आती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा लीजन्स जो हैं बन जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है एक लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है, जिसके बाद उसको क्योर करना है ना, बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे सीवियर स्टेज होती है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी की, कि क्या रीजंस हैं, कैसे ये होता है। तो पॉजिटिव एजेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि
बैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। उसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम जो लेप्रोमेटोसिस है उसकी वजह से भी हमें क्या है लेप्रोसी देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जो एलएल है वो हाईली इन्फेक्शियस होता है, यानी कि जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में जा रहे हो जिसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी है तो वो क्या है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये चिल्ड्रंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या फिर हम कह सकते हैं ओल्ड एज में अगर हम इसके कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो वो ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद मोर कॉमन इन मैन। ठीक है, मैन यहाँ पे वुमेन के कंपैरिजन में बोला गया है कि वुमेन के कंपैरिजन में जो है मैन में ज़्यादा होता है और वुमेन में कम होता है। ठीक है, पॉवर्टी जहाँ पे है क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, वो प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद रूरल सेटिंग में जहाँ के भी क्या है नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो नॉलेज डेफिशिएट जैसी चीज़ें भी हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जिसको नॉलेज नहीं है, जो हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो उस पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको लेप्रोसी है, और वो अपनी प्रॉपर क्या है जैसे हम कहते हैं ना पीपीई वगैरह जैसे हमने कोविड में यूज़ की थी, तो वो अपनी लिए ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने लिए प्रिवेंशंस के जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो है ये देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो जैसे कंटामिनेटेड वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, इनसफिशिएंट डाइट आप ले रहे हो, प्रॉपर डाइट का जो है आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, इम्यूनिटी आपकी जो है वीक होती जा रही है, तो इन केसेस में क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है लेप्रोसी होने का। यानी कि ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं, साथ ही में आपके आसपास कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, या फिर आप जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको ट्रिगर करने में हेल्प करेंगी और आपका जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप क्या है ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाओगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो एंटर कर गया, अब क्या पता वो इस वाटर में प्रेजेंट हो, क्या पता कहीं पे ब्लीडिंग थी और वहाँ पे जो बैक्टीरिया जाके अटैच हुए हैं उनमें हो। ठीक है, या आपकी कोई वीक इम्यूनिटी थी, आपके पास किसी को था तो वो आ गया। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो एंटर करेगा। अब वो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, उसका इन्वेजन कैसे हो रहा है होस्ट के अंदर, जैसे स्किन हो गया, नेजल म्यूकोजा हो गया, वहाँ से वो एंटर करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप उसको ले रहे हो तो आपकी नेजल म्यूकोजा से जा सकता है, ब्रीदिंग से जा सकता है वो चीज़, या फिर स्किन पे कहीं आपको चोट वगैरह लगी है तो वहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइक्रोबैक्टीरियम की लेप्री है उसकी एंट्री होगी। अब उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ, इन्वेजन हो रहा है होस्ट में स्किन और नेजल म्यूकोजा के थ्रू। उसके बाद जो वो है ना एक अपने सेल्स को टारगेट करता है। ठीक है, टारगेट सेल इन्फेक्टेड, वो टारगेट सेल को इन्फेक्ट करता है। टारगेट सेल कौन से होते हैं उसके, सिचुआन सेल्स और जो स्किन मैक्रोफेजेस होते हैं, ये उनको टारगेट करता है। राइट, अब वो जाके इन्फेक्ट कर रहा है, वो हमारी बॉडी में जाके खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है और हमारी बॉडी को क्या है प्रॉब्लम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद होस्ट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या करेगी, उन चीज़ों को डिटरमाइन करना शुरू करती है कि नहीं ये तो कोई फॉरेन बॉडी है, वो उससे लड़ना शुरू कर देती है। राइट, जिसके बाद धीरे धीरे उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, जो हमारी बॉडी की नर्व्स होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, और एट लास्ट हमें क्या है साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लेप्रोसी के। ठीक है, हमें लेप्रोसी के साइन एंड सिम्टम्स फिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, जो स्किन के लीजन्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन पे लीजन्स बने हुए हैं वो फेड या फिर डिसकलर्ड होना शुरू हो जाएंगे। उनका जो कलर है वो या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही डिसकलर्ड होना वो शुरू हो जाएंगे। हमारी स्किन पे ग्रोथ होने लग जाएगी और ज़्यादा जो है ऐसे एक अलग से ग्रोथ उठा उठा सा पार्ट आपको दिखने लगेगा, एक तरीके से मैक्यूल्स और लेजन्स की फॉर्मेशन ही होएगी। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स की बात करें तो आई प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर होती जाती हैं और धीरे धीरे होती हैं, और एट लास्ट वो क्या है ब्लाइंडनेस तक कोज कर देती है। मतलब धीरे धीरे आई प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम, और उसको फर्दर वो क्या है ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे सोल्स होती हैं वहाँ पे अल्सर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो भी अफेक्टेड एरिया होगा जहाँ पे भी लीजन्स या मैक्यूल्स बने होंगे वहाँ पे क्या है आपको नम्बनेस देखने को मिलेगी, पेशेंट को वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा। बिकॉज अभी जब हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है वहाँ पे हमने डिस्कस किया है
कि जैसे ही होस्ट सेल जो मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो इन्वॉल्व होती है, तो उसके जस्ट बाद क्या है वो हमारी नर्व्स को भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। और जहाँ की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं वहाँ पे हमें पेन वगैरह कुछ भी फील नहीं होता है, तो नमनेस जो है अफेक्टेड एरिया में फील होने लग जाती है। मसल वीकनेस रहेगी, मसल वास्टिंग जो हमने पढ़ा था वो शुरू हो जाती है, तो मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। और नर्व्स जो हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वो नर्व को भी जब परेशान कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे भी हमारी इम्यूनिटी जो है जाके वर्क कर रही है, तो वहाँ पे क्या है उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन जो है देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, तो नर्व्स भी जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं कि पेशेंट को पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले तो वो किसी बैक्टीरिया वगैरह के कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, या उसको अभी सर्जरी हुई थी कहीं पे जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, राइट, या कोई चोट लगी थी, वुंड वगैरह है, तो वो सारी चीज़ कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हमें अलग से लीजन्स, मैक्यूल्स और जो लेप्रोसी के बाकी जो चीज़ें होती है वो देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा हम लेप्रोमिन स्किन टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हमें लेप्रोसी का पता चलेगा। फिर हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले आया है यहाँ पे कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी में क्या होता है, डीडीएस देंगे हम पेशेंट को, क्या देंगे, डीडीएस देंगे 100 mg, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देंगे, रिफाम्पिसिन जो हम देते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि हम ये क्या है ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ में देते हैं 1600 mg, ठीक है। डीडीएस देंगे, उसके साथ रिफाम्पिसिन देंगे 1600 mg, ठीक है। और ये इनिशियली 2 वीक्स तक देनी होती हैं, और उसके बाद देन वंस अ मंथ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी के अंदर डीडीएस देंगे और रिफाम्पिसिन देंगे, जो कि हमें क्या है पूरे 2 वीक के लिए देनी है। 2 वीक के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मंथ में एक बार जो है हम पेशेंट को देंगे, ठीक है। ये डोज होती है कीमोथेरेपी। उसके अलावा हम इसमें क्या है, डीडीएस रिफाम्पिसिन के साथ साथ एक क्लोफेमेजाइन जो है वो मेडिसिन होती है वो दे सकते हैं। ये हमें क्या देनी पड़ती है, 2 साल तक देनी होती है अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, डीडीएस रिफाम्पिसिन और एक और ड्रग ऐड हो जाएगी हमारे पास, क्लोफेजामाइन जो है हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और ये क्या है, ये भी हमें 100 mg देनी होती है। अगर हम ये 3 ड्रग दे रहे हैं तो हम 2 ईयर्स के लिए देंगे अल्टरनेट डेज पे। लेकिन अगर हम डीडीएस और रिफाम्पिसिन दे रहे हैं बस, तो पहले हमें 2 वीक कंटिन्यू देनी है, उसके बाद हम क्या है मंथ में एक बार जो है इसको देंगे, ठीक है। उसके बाद कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे देंगे हम। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस में हम क्या है, टीडीएस का जो प्रोफाइलेक्सिस है वो देंगे, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, इसको ट्राई करते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो किसी ऐसे पेशेंट के उसमें रह रहा है जिसको लेप्रोसी है, तो चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम डीडीएस प्रोफाइलेक्सिस जो है वो देते हैं। उसके अलावा हम बीसीजी की वैक्सीन दे सकते हैं। ये क्या करती है, लेप्रोसी को कंट्रोल करती है और कंटिन्यू करती है कि वो अनक्लियर रहे, ठीक है, ताकि बाद में क्या हो, उसको अनक्लियर जो है वो रखे कि हमें पता चलता रहे है नहीं है, और उसको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसके अलावा हम करते हैं रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होता है, हम रिस्टोर करते हैं जो भी केसेस आते हैं हमारे पास, उनको रिस्टोर करने की हेल्प करते हैं, ताकि उसका जो फिजिकल, मेंटल और सोशल जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लेप्रोसी ने अफेक्ट किया है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की फैमिली को बता सकते हैं कि उसकी डिज़ीज़ जो है उसके क्या कोजेज़ हैं, है ना, डिज़ीज़ का नेचर कैसा होता है, वो कैसे फैलेगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो लीजन्स हैं हम उसके साइज़ वगैरह को मेंटेन करेंगे, उनको चेक करते रहेंगे कि उनका क्या साइज़ हो रहा है, क्या उनका कलर है, ओडोर और ड्रेनेज तो नहीं हो रही है। अगर कहीं पर ड्रेनेज है उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अल्सर्स वगैरह का रिकॉर्ड रखेंगे, पेशेंट को आइसोलेशन रख सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ग्लव्स वगैरह का यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट, हमें जितनी भी तरीके होते हैं डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम्स को ठीक करेंगे। और डिज़ीज़ जो है ये एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, तो हम वो सारी चीज़ों का जो है यूज़ करेंगे जिससे कि हम खुद को प्रिवेंट कर सकें, और पेशेंट की फैमिली को भी डिज़ीज़ के जो नेचर है उसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर अच्छे से ट्रीट ना करें, जैसे कि किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप आइज़ प्रॉब्लम धीरे धीरे होती है, उसके बाद क्या है वो ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। सेंसरी लॉस हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और मसल वीकनेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसमें हमें देखने को मिलता है।